देखिए कि ये एक लेक्चर सीरीज चल रही है, जैसा कि आप सभी को पता है। इससे पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं, हालांकि लेक्चर 2 ही आ चुके हैं सिलेबस की जो सीरीज चल रही है ख़त्म करने की। और एक होमवर्क का अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया था हमने, जो हमने लेक्चर नंबर 1 में दिया था HW, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दिया है। और आई बटन पर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अगर आप HW को नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो उसको आप उस वीडियो में देख करके सॉल्व कर सकते हैं। अब ये लेक्चर नंबर 3 है, उसी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि जो हमने चैप्टर शुरू किया है, आपको पता है डिटरमिनेंट चैप्टर शुरू किया है क्लास 12th का। और हम क्या क्या कर रहे हैं इस सीरीज के माध्यम से? इस सीरीज के माध्यम से हम 12th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जो CBSE और UP बोर्ड में है। NCERT का पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा। और तो और आपको प्लस पॉइंट इस बैच में ये देखने को मिलेगी, फ्री में आपको IIT JEE 2025 की तैयारी भी पूरी अच्छे से कराई जाएगी। यहाँ पर एक एक हाई लेवल के क्वेश्चन, टफ लेवल के क्वेश्चन, बोर्ड लेवल के तो आराम से हो जाएंगे, और आपको हाई लेवल के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराने को इस बैच में देखने को मिलेगी। और आपको DPP नोट्स वगैरह की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लगा दी जाएगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, आज के इस कार्यक्रम को। क्या मिलेगा आज को आज के आपको इस लेक्चर में? कुछ क्लास 11th में आपने डिटरमिनेंट का यूज़ किया था, जहाँ पर वो बातें आपको यहाँ पे रिकैप की जाएंगी कि आपने देखिए डिटरमिनेंट का यहाँ डायरेक्ट यूज कर लिया था। अब यहाँ पे उस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी जो प्रीवियस ईयर IIT JEE के पेपर में कभी पूछे गए थे। इस लेक्चर में आपको क्लास 11th में डिटरमिनेंट का यूज़ कहाँ हुआ है उस पर चर्चा करेंगे, और JEE के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और ये टेस्ट करेंगे कि देखिए JEE का लेवल कहाँ तक, क्या होता है JEE का लेवल। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर कि डिटरमिनेंट यूज्ड इन क्लास 11th। जैसा कि आपको हेडिंग पता है कि कक्षा 11 में, क्लास 11th में आपने डिटरमिनेंट का यूज़ कहाँ किया। सबसे पहला यूज़ आपको सबको पता होगा, जिन्होंने पढ़ा है ठीक ठाक तरीके से, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में डिटरमिनेंट का यूज़ किया जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का एक फार्मूला भी होता है, और उस फार्मूले को डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी आप लोगों ने बचपन में खूब लिखा होगा। देखिए 1/2 सबको पता होगा, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अगर कोई ट्रायंगल दे दे, मान लीजिए ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। एक ट्रायंगल दे दे कोई अगर आपको, और उसके 3 वर्टेक्स के पॉइंट्स दे दे, जैसे मान लीजिए x1 y1 x2 y2 और ये x3 y3, तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बताइए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। तो ये फॉर्मूला होता है x1 x2 x3 एक कॉलम में, y1 y2 y3 दूसरे कॉलम में, और 1 1 करके हाफ लगा करके जो इस वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की वैल्यू का आधा इसका एरिया बताएगा। इस फॉर्मूले से आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीख लिया था। दूसरा पॉइंट है, अगर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू डेल बराबर 0 आ जाती है तो हम कहते हैं क्या, तो पॉइंट्स A x1 y1, पॉइंट्स B x2 y2 एंड पॉइंट्स C x3 y3 आर कोलीनियर। ठीक है, कोलीनियर का मतलब क्या होता है? बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे नहीं पता हमें, तो भाई बहुत दिक्कत की बात है। आप ये लेक्चर बंद कर दीजिए, कक्षा 9 में एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 0 है तो 3 पॉइंट्स से बना हुआ जो ट्रायंगल होता है, अगर उसका एरिया 0 आ जाए तो वो तीनों पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? कोलीनियर कहलाते हैं, यानी कि एक ही लाइन में कहलाते हैं, ठीक है। ये आपने इस आर्टिकल की यूज क्लास 11th में किया है, बस एक रिकैप करा रहे हैं हम 12th में कि आपने डिटरमिनेंट का कहाँ यूज किया था पिछले क्लास में, आपने और कहाँ यूज़ किया था। आपने एक स्ट्रेट लाइन नामक एक चैप्टर हुआ करता था क्लास 11, तो वहाँ पर आपने यूज किया था। जैसे मान लीजिए आपको 3 लाइन दे दे, द लाइन्स आपको दे दे 3 लाइन्स दे दे, A1x
प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एक लाइन और दे दे आपको a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। एक लाइन आपको और दे दे a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। ये आपको 3 लाइन दे दे और पूछे बताइए कि ये या सिद्ध कीजिए या फाइंड आउट कीजिए कि ये कब कॉन्करेंट लाइंस कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? ये 3 लाइंस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब क्या होता है सर नहीं पता, बंद कर दीजिए लेक्चर। और यानी कॉन्करेंट लाइन किसे कहते हैं इन शॉर्ट बता दें आपको, जब तीन एक सभी लाइनें L1 L2 L3 एक ही पॉइंट से होकर के जाती हैं तो वो तीनें वो लाइंस कॉन्करेंट कहलाती हैं। ये कब पॉसिबल होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ द कॉफिशिएंट से इनके A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 से जो डिटर्मिनेंट बनेगी उसकी वैल्यू अगर 0 आ जाएगी तब ये तीनों लाइंस आर कॉन्करेंट कहलाएंगी। ओके ठीक है, ये आपने क्लास 11th में इसका यूज किया है स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में। ठीक है, अगला आपने फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स सर हाँ पढ़ा तो है, याद नहीं आ रहा तो थोड़ा सा आपको हम रिकैप बताते। जैसे मान लीजिए आपको दो वेक्टर ए वेक्टर दे देता था 2i कैप प्लस 3j कैप, ये फिजिक्स की बात है, प्लस k कैप, और एक दूसरा वेक्टर दे देता था 5i कैप 8j कैप प्लस 9k कैप, और कहता था बताइए a क्रॉस b फाइंड आउट करना है इसका, a क्रॉस b। तो आप कैसे फाइंड आउट करते थे? डिटर्मिनेंट बनाते थे, सबसे पहले लिखते थे i j k कैप फर्स्ट रो में, ठीक है, दूसरी रो में a करना है ना तो a के कोफिशिएंट लिखते थे 2 3 1, और सबसे आखिरी रो में दूसरे वेक्टर का जो यहाँ पे वेक्टर होता था उसके कोफिशिएंट i j k के यहाँ पे 5 8 के। फिर इसको खोलते कैसे थे? तो वही r1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते थे, सबसे पहले लिखते थे प्लस माइनस प्लस साइन लगा देते, तो i पहले तो खोलना तो आपको आता ही होगा, खोल लीजिए, इसका आंसर हमें बताइए। ठीक है, ओके। ये आपने क्लास 11th में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना में डिटर्मिनेंट का यूज, अच्छा सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट का यूज होता था, अगर स्केलर प्रोडक्ट होता था तो वहाँ पे नहीं होता था, ए डॉट बी में। ठीक है, तीन स्ट्रेट लाइन में और एरिया ट्रायंगल में डिटर्मिनेंट का अच्छा खासा यूज देखने को मिलता है। और एक जगह और यूज हुआ है डिटर्मिनेंट का, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको थोड़ा सा मिटा करके, ठीक है, देखिए एक और जगह आपने यूज किया था डिटर्मिनेंट का, कहाँ पर के स्ट्रेट लाइन नामक ही चैप्टर में या कॉनिक सेक्शन में, कि जैसे एक इक्वेशन दे दिया जाए, अगर आपको ये एक लंबी चौड़ी इक्वेशन दे दिया जाए सेकेंड ऑर्डर की, और पूछे बताइए ये जो इक्वेशन है एक पेयर ऑफ लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगी? ऐसा तभी होता है जब इसकी वैल्यू 0 आ जाए, और इससे एक हम डिटरमिनेंट अगर बनाते हैं ए बी सी को और एच एफ जी को और एच एफ जी को, इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाए तब यही इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करती है, या ये 0 आ जाए, अगर इसी को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दे तो यही, अगर इसको तुम खोलोगे तो यही आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगी? जब ये व्हेन दीज वैल्यू आर इज इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, ये कुछ छोटा मोटा एक इन शॉर्ट आपको बताया कि हाँ डिटर्मिनेंट का यूज आपने इससे पहले, आप पहली बार डिटर्मिनेंट को नहीं देख रहे हैं क्लास 11 में, थोड़ा बहुत आपने यूज करना क्लास 11 में देखा था, सीखा था, और उसको खोलना भी आपको पहले से भी हल्का फुल्का जानकारी थी। पर इस चैप्टर है डिटर्मिनेंट का तो यहाँ पर आपको इन डिटेल डिस्कशन होगा। अच्छा, चूंकि एक छोटी सी बात और रह गई थी, जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे थे तो वहाँ पे देखिए आपको पता है ये सब बातें कोई बताने वाली बात नहीं है। फॉर्मूला क्या होता था? 1/2 डिटर्मिनेंट में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, तो ये देखिए एरिया होता है। तो जब एरिया होता है तो एरिया नेगेटिव कभी नहीं होता, तो यहाँ पे एक मॉड ले लेते हैं, मॉड, ये मॉड है, ध्यान रहिए डिटर्मिनेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मॉड इसको बोला जाएगा। ठीक है, ताकि नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाए।
ठीक है, ये छोटा सा एक डिस्कशन था अबाउट द डिटर्मिनेंट विच इज यूज्ड इन द क्लास 11th। नाउ अब हम क्वेश्चन पर आते हैं जो कभी पिछले जेई के पेपर में पूछे गए थे। देखिए ये बोर्ड लेवल तक का था, यहाँ पे जो जानकारी दी गई ये बोर्ड लेवल तक सीमित है। अब थोड़ा सा जेई लेवल का अब इस बैच में देखने को मिलेगा। अब हम ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कभी आईआईटी जेई में पिछले विगत वर्षों में या पिछले वर्षों में पूछे गए थे, और आप अपने लेवल को भी देखेंगे और आप ये भी देखेंगे कि हाँ जेई के क्वेश्चन कितने आसान होते हैं अगर आप ठीक तरीके से अनुशासित वे में पढ़ाई करें और अच्छे टीचर से पढ़ाई करें। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो पॉज करेंगे और हम एक क्वेश्चन यहाँ पे नोट करते हैं फटाक से, 1 मिनट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है इफ x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस दिस 9, ये एक दूसरी इक्वेशन, 3 इक्वेशन दी गई हैं और ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। आपको ये क्वेश्चन देखते ही समझ आना चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूले की याद अगर आ गई जिसको तो समझ लीजिए उसका इस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डिस्टेंस की याद आ गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला दिख गया। ये दो चीजें जिसने पकड़ ली तो ये क्वेश्चन मतलब 15 से मतलब 30 सेकंड 40-45 सेकंड या 1 मिनट में आराम से सॉल्व हो सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आप ये इसको समझिए, डिस्टेंस फार्मूला है। आप या सबसे पहले इसको किसी को ड्रॉ कर लीजिए। जब आप ड्रॉ कर लेंगे किसी ट्रायंगल को, जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट्स दे रहे हैं तो आप पहले 3 पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए ट्रायंगल ही के पॉइंट दिए गए हैं, हो ना हो वो बात की बात है। देखिए मान लीजिए एक दे दिया पॉइंट x1 y1 x2 y2 और x3 y3। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपने ड्रॉ कर लिए। ओके, अब x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का होल बराबर है, तो यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच की दूरी अगर हमको फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए बी और सी है। ठीक है, अगर हमको ए बी फाइंड आउट करना है, क्या ए बी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू तो दी हुई है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर 9 रख दिया यहाँ पे 3, यानी ये वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम तुमसे पूछे बताइए बेटा BC की वैल्यू याद करिए। अच्छा BC की सर वैल्यू कैसे निकालेंगे, सर वही डिस्टेंस फॉर्मूले से, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, लिख दिया हमने x2 माइनस x3 प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है सर, यहाँ पे 16 दी गई है, तो ये 4 आ जाएगा। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है तो सिर्फ प्लस 4 लिखा है यहाँ पे, तो BC की वैल्यू +4 आ जाएगी सर। ओके सर, अब निकालेंगे बेटा CA की वैल्यू। अगर हम आपसे पूछे बेटा CA की वैल्यू बताइए, यहाँ पे क्या होगा, जो बेटा सर CA की वैल्यू ये होगी x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ठीक सर, इसकी वैल्यू रख दें, हाँ रख दो बेटा 16, हाँ नहीं 25 है, तो अंडर रूट 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, तो CA की वैल्यू 5 आ जाएगी। अच्छा आपको यही पता जाएगा ये एक पाइथागोरियस ट्रिक है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट, एक ये ट्रिपलेट बन गया राइट एंगल ट्रायंगल का, जिसमें सबसे बिगेस्ट साइड 5 है, तो ये हो जाएगी हाइपोटेनियस कर्व बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर बन जाएगी, या बेस बना लोगे इन दोनों में से किसी एक को, तो यानी कि कुल मिलाकर के एक ये हो जाएगा। अगर आप सही स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 5 3 4, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को होल्ड कर रहा है ना, इनका स्क्वायर प्लस इनका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये एक पाइथागोरियस ट्रायंगल बनाएंगे तो 90 डिग्री के सामने की साइड्स होगी 5 और अदर साइड बेस और परपेंडिकुलर बन जाएगा। अच्छा इसका अगर आपको ट्रायंगल का एरिया अगर हमसे पूछें तो बताइए डेल बराबर क्या होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, 6 वर्ग स्क्वायर यूनिट 6 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा इसका एरिया। ठीक है, इसका एरिया आ जाएगा। अच्छा एरिया को हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। डेल के एरिया ऑफ ट्रायंगल को तो सर इस प्रकार से भी डिफाइन किया गया है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 सर 1 1 1, ये भी होता है। आपने एरिया सर फॉर्मूले को यूज करके निकाल लिया ट्रायंगल का, ट्रायंगल ABC का सर आपने एरिया फॉर्मूले को यूज करके निकाल लिया। ठीक है, हाँ सर अब ठीक है। अच्छा यही ट्रायंगल के लिए तो सर हम डिटरमिनेंट की वैल्यू के फॉर्म में भी तो निकाल सकते हैं, अगर 3 पॉइंट दिए वहाँ रख दो, उसको डेल के नीचे ये रख दो, इसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है सर, हाँ 2 से इधर डिवाइड में इधर जाएगा सर मल्टीप्लाई में जाएगा, इधर 2 डिवाइड में है इधर जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो डिटरमिनेंट की एक इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 12। ठीक है,
12 आ जाएगी। अच्छा सर इसकी वैल्यू तो नहीं पूछा है, इसके स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, तो इसी का ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आया समझ में आपको? ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लेंगे। ताकि देखिए ये क्वेश्चन जो है IIT JEE 2 1983 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे सिमिलर। ये एक जेई की प्रॉब्लम है, बोर्ड के एग्जाम में आपको नहीं कभी पूछी गई है, और आगे उम्मीद भी है कि पूछी जा सकती है। एक आध क्वेश्चन ऐसे पटक देते हैं जो थोड़ा सा लेवल इनका ठीक ठाक हो। ठीक है, आप फिर से बता दे रहे हैं, जैसा कि हमने वादा किया आपको जेई के क्वेश्चन बहुत से देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो सीरीज में, क्योंकि हमें जेई को भी टारगेट करके पढ़ाना है। हमें सिर्फ बोर्ड को सिलेबस को नहीं खत्म करना है, हमें जेई के एग्जाम जेई के सिलेबस को भी खत्म करते हुए पढ़ाना है हमें, ताकि बच्चा 12th के बोर्ड के रिजल्ट को देखने के बाद जेई के कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ करके अपना समय बचाकर कि ठीक ठाक रैंक लाए और सब कहीं एडमिशन अच्छी जगह हो पाए। ठीक है, आगे आते हैं इस क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। क्या है, एक गिवन दैट x बराबर -9 इज अ रूट, इस एक ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 यानी कि इक्वेशन है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो एक एक्सप्रेशन आएगा, क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट अपने आप में एक एक्सप्रेशन होता ही है, उसको किसी और फॉर्म में लिखे। देखिए एक कोई इक्वेशन है, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखी गई है, उसका एक रूट दे दिया है और दो अदर रूट दिए हुए हैं, यानी इसके टोटल 3 रूट हैं। इसका मतलब यानी कि क्यूबिक इक्वेशन है ये, इसका एक रूट दे दिया गया और दो रूट ए बी और उनके मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, ना कहीं कि हमने बताया कि जिस रो में ज़्यादा जीरो दिखें उसी रो के लॉन्ग एक्सपेंड करो, तो क्या होता है कि जीरो आ जाते हैं और कैलकुलेशन कम हो जाती है डिटरमिनेंट में। लेकिन यहाँ कहीं जीरो नहीं है, इसलिए आप किसी भी रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने एक्सपेंड एलोंग R1 के एलोंग एक्सपैंड करने पर, ठीक है, तो क्या होगा, इसको फिर से उतार लेते हैं यहाँ पे x3 7 2 x2 7 6x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कर लेते हैं प्लस माइनस प्लस। देखिए इसी के एलिमेंट के इसी के कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन का सम ही तो इसकी वैल्यू होती है, वही हम लोग कर रहे होते हैं, वही ये साइन वहीं से निकल के आता है -1 की पावर i प्लस j, जब हमने कोफैक्टर की डिफिनेशन पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 में, तो ये सब बताने का विषय नहीं रहा आप। ठीक है, तो प्लस x प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ये डिलीट एक्स स्क्वायर माइनस का 12, ठीक, माइनस का 3, ठीक है, ये कॉलम डिलीट ये रो डिलीट। ठीक है, 2x माइनस का 14 प्लस का 7, ठीक है, 12 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो डिटर्मिनेंट लिखी थी ना, ये इस एक्सप्रेशन की, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू थी, फॉर्म था डिटर्मिनेंट का फॉर्म। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x³ माइनस 12x माइनस का 6x प्लस का 42 प्लस 84 949x इक्वल। देखिए मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए, x³ माइनस 12x 6x प्लस 42 84 माइनस का 49x। ठीक है, x³ माइनस 12x माइनस 6 माइनस का 8x 18x में अगर हम 49 जोड़ दें, 59 69 2 माइनस 67 x हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4 2 6 8 4 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, इसका एक रूट तो दे दिया है अल्फा, मान लीजिए इसके मान लीजिए क्यूबिक इक्वेशन, इसके आप इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। अगर इसका एक रूट -9 है तो x प्लस 9 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसको आप रिमाइंडर थ्योरम से भी कर सकते हैं, पर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नामक एक चैप्टर आपने पढ़ा है क्लास 11th में, उसको पता होगा। अगर किसी भी क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट हैं अल्फा बीटा गामा, तो एक रूट अगर अल्फा बराबर -9 दिया है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू होगी
ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, आपको ये सब पता होगा, ठीक है, ये आपने पढ़ा था क्लास 11th में। तो बताइए जिन जिनको पता है, अल्फा इंटू तीनों रूट्स के मल्टीप्लिकेशन का सम क्या होता है, माइनस का डी अपॉन ए होता है। ठीक है, यहाँ पे डी की वैल्यू 126 है तो माइनस का डी अपॉन ए, ठीक है, माइनस अपने पास से A1 है। ठीक है, यानी कि तीनों रूट्स के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू माइनस का अल्फा बीटा गामा इजकल टू माइनस का 126 है। ठीक है, अच्छा इसमें एक रूट -9 दिया है, रख दिया, और दो रूट ने ए एंड बी दिया है तो ए बी रख दिया। ठीक है, माइनस का 126, माइनस से माइनस कटा, ए बी वैल्यू आ जाएगी 9 14, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 14, ये मेरा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सीधे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नामक एक चैप्टर होता है क्लास 11th में, इसमें उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले बीच में एक इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स के बहुत सारे फॉर्मूले आपको लिखवाए गए थे। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्यूबिक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है। जैसे कोई क्यूबिक इक्वेशन दे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, बताइए क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है सी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा होता है माइनस का डी अपॉन ए। ये इस प्रकार की वैल्यू आपको क्लास 11th में समझाई गई थी। तो देख लिया आपने, ये क्वेश्चन IIT JEE 1983 में पूछा गया था। किस प्रकार का लेवल है, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, कुछ नहीं है, सिर्फ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स का मैथमेटिक्स में हमने यूज़ किया है मैथमेटिक्स के, और आपको आंसर मिल गया है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी से आपका हल हो गया। अगर आपको अभी से आदत डालते हुए चलेंगे IIT JEE के क्वेश्चन का तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको मजा आने लगेगा। और इसलिए आप भागिए ना जेई के नाम से, अरे जेई है तो बहुत कठिन कुछ नहीं होता, कुछ ऐसा कोई कठिन नहीं लगा दिया हमने, सिंपल सी क्यूबिक इक्वेशन बनी, इसको खोलना आना चाहिए आपको, खोल दिया, जो इक्वेशन बनी वो देख लिया, एक रूट दिया हुआ था, दो रूट्स के बारे में जानकारी नहीं थी, तो एक फार्मूला क्यूबिक इक्वेशन बन गई, तो आपको पता है कि हाँ तीनों रूट्स का मल्टीप्लिकेशन सम यहाँ पे लगा दिया। एक पता था दो का मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू, दो इंडिविजुअल रूट की वैल्यू नहीं पूछ रहा था, तो हमने भाई दो की मल्टीपल वैल्यू पूछ रहा था, दो मल्टीपल में रूट इसी फॉर्मूले से आते हैं, तो ये वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और हम वीडियो पॉज करेंगे और अगला क्वेश्चन नोट करेंगे ताकि आपका समय बचे। ठीक है, अब एक ये दूसरा क्वेश्चन है जो 1981 में ही पूछा गया था, IIT JEE में पूछा गया था कभी। क्या क्वेश्चन है, द सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का, अच्छा ये एक इक्वेशन है कि नहीं, हाँ आपको पता है कि डिटरमिनेंट एक अपने आप में एक्सप्रेशन की वैल्यू का एक दूसरा रूप होता है, तो जाहिर सी बात इसमें दो साइड हैं, और एक में एक तरफ एक्सप्रेशन है तो दूसरी तरफ न्यूमेरिक वैल्यू है, तो ये एक इक्वेशन है, उसका सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना, यानी कि उसके एक्स की वैल्यू बना निकालो, फिर उसको एक सेट के फॉर्म में लिख दो। तो ये क्वेश्चन कभी IIT JEE में पूछा गया था। अब आज हम लोग देखते हैं उसका सोल्यूशन किस प्रकार का करा गया है। देखिए, किसी भी रो, मान लीजिए हमने एक्सपैंड R1, एक्सपैंड अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, किसी भी 6 तरीके से आप किसी भी रो पे अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, +1, ये डिलीट माइनस का 10x², ठीक है, माइनस का 10x, माइनस का 4, 5x², माइनस का 5, ठीक है, प्लस का 20, 2x, माइनस पहले लगाएंगे और फिर माइनस का 2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। ये डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू आएगी, उसको हमने बस उस डिटर्मिनेंट को खोला है R1 के लॉन्ग, बस अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। माइनस का 10x², माइनस का 10x, माइनस का 20x², प्लस का 20, प्लस 40x, प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ सर ठीक है, माइनस का 30x², सिंपल कैलकुलेशन और कुछ नहीं, प्लस का 30x, प्लस का 30x और प्लस का 60 बराबर 0। इफ़ वी डिवाइड -30 तो x² माइनस का x माइनस का
2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई फिर से, और इसके रूट हम फैक्टर मेथड से ज्ञान फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में -1 कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस 2 फिर से कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, एक्स बराबर -2 आ जाएगा, एक्स बराबर 1 आ जाएगा। एक्स की 2 वैल्यू हो गए क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन 1 - 2, दिस इज द मेरा फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड इन IIT JEE 1981 के पेपर में। ठीक है, -1 और -2, ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है शायद लेक्चर में, एक सेकेंड। नहीं, इसका सोल्यूशन ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वीडियो पॉज कर लेते हैं। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कभी IIT में पूछा गया था। इससे सिमिलर क्वेश्चन आपको हमने HW से पहले वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था। लेक्चर नंबर 1 में ये क्वेश्चन को सॉल्व कराया हमने ऑन बोर्ड। तो आप लोग ये क्वेश्चन वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार किया है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। अच्छा देखिए, ये एक इक्वेशन थी, ये एक आइडेंटिटी दी हुई है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, लैम्डा जो है वेरिएबल्स हैं, जो ये आइडेंटिटी है वो इन लैम्डा है, तो ये क्या मेरा हो जाएगा, ये मेरा वेरिएबल हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा वेरिएबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये XYZ टाइप की वैल्यू हो जाएंगी, लैम्डा एक्स टाइप का वैल्यू हो जाएंगे। और जो PQR से ये 2 3 4 5 है, ये कांस्टेंट है ना, दिया है ना, गिवन है। क्या गिवन है, PQRS एंड T क्या है, कांस्टेंट दिया है। अगर कांस्टेंट दिया है तो उनको आप मान लीजिए 2 लिखा है, ये 3 लिया, ये 4 5, ठीक, और ये 7 लिखा है। ठीक है, और आपको टी की वैल्यू, ये कोई अननोन राशि दी है और लैम्डा एक एक्स वैल्यू टी फाइंड आउट करना है। तो देखिए LHS बराबर RHS है। अगर इस साइड जो करे, अगर दूसरी साइड भी वही कर दे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तब भी दोनों साइडें बराबर रहेंगी। हाँ सर, बराबर रहेंगी। तो अगर हमने इस इक्वेशन में, इस लंबी चौड़ी इक्वेशन में लैम्डा बराबर 0 पुट कर दिया, इफ वी पुट लैम्डा इज इक्वल टू 0 ऑन बोथ साइड, देन तो क्या शक्ल देखिए, 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरफ LHS में बचेगा सिर्फ T, और दूसरी तरफ क्या बचेगा, देखिए ये 0 हो जाएगी तो इसमें 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये -3 आएगा, और इधर -1 आएगा, इधर भी 0 आएगा ये, और इधर 4 आएगा क्योंकि लैम्डा को 0 रखा है ना हमने, और इधर क्या आएगा, 3 आएगा, और इधर क्या आएगा, -1 आएगा, और इधर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, अब इसको खोल लें, इसको सॉल्व कर ले, वही टी की वैल्यू हो जाएगी। देखिए टी बराबर क्या आ जाएगा, R1 के लॉन्ग स्पेंड कर दो, +0, पहला माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 1, ये डिलीट, ये 0, 3 माइनस का 3 आएगा एक तरफ, और फिर उसके तरफ +3, और फिर उसके बाद ये 0 4 आ जाएगा। अच्छा, ये t बराबर 9 आंसर आ जाएगा फाइनल। इसको सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए फाइनल आंसर। ठीक है, t बराबर 9 आ जाएगा इसका आंसर। नहीं 9 नहीं आएगा, 1 मिनट, कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई है। ये डिलीट किया, +3, कहीं तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 1 मिनट, क्वेश्चन ही गलत उतारा था हमने। ठीक है, यहाँ पे -4 है। ठीक है, ओके। देखिए आप अपने कॉन्सेप्ट को सही से लगाइए, अगर कहीं कुछ मिस्टेक होगी भी ना तो कहीं आपको क्वेश्चन में गलत होगा, पता चल जाएगा आपको अपने आप ही। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे -4 था तो 0 रखेंगे तो यहाँ -4 आएगा। ठीक है, अब फिर से कैलकुलेशन करेंगे, इधर 0 हो जाएगा तो ये कटा, ये कटा, और माइनस का 12 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 12 आ जाएगा, और फिर वो इधर वो ये पे आ जाएगा t बराबर 0। ये मेरा फाइनल आंसर है, ये t बराबर 0 इसमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा t बराबर 0 इस क्वेश्चन का। और इससे पहले ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं लेक्चर नंबर 1 में, आप देख लीजिए अगर आपको यहाँ, इसलिए हमने इसको ज़्यादा समय नहीं दिया है। इससे एकदम सेम वही क्वेश्चन, वहाँ पे e की वैल्यू याद करनी थी, यहाँ पे t की वैल्यू याद करनी है। वो x में होगा शायद, तो वहाँ पे पुट x बराबर 0 इन बोथ साइड, तो सारे टर्म्स
पी क्यू आर एस जो अननोन कांस्टेंट थे वो सब कैंसिल हो गए, सिर्फ नोन जो ज्ञात करना वही बचा इस तरफ, उधर एक तरफ अंक बचे मेरे, तो उसको डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया। तो फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट होता है। आगे हम लेक्चर नंबर 3 भी शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम थोड़ा सा लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट पर बात करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना है, और कोई HW नहीं दिया गया इस लेक्चर नंबर 3 में, ना कोई DPP दी गई है, ना कोई PYQ दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आगे जैसे जैसे मेरा चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा हमें लगेगा कि हाँ आप ठीक ठाक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के लिए नोट्स अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक देनी चाहिए तो हम देंगे, ठीक है। फिलहाल आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3 को रिवाइज करिए, और जो HW दिया गया था उसको फिर से सॉल्व करिए। जिन लोगों का नहीं हो पाया है उसका होमवर्क वीडियो बना चुके हैं, और एक पूरी ये वीडियो सीरीज चल रही है, ठीक है। आने वाले इससे पहले वाले वीडियो की लिंक आपको इंड कार्ड में मिल जाएगी, एलिमेंट में आपको यहाँ पे वीडियो शो होने लगेगा जब वीडियो खत्म होने से पहले, ठीक है। फिलहाल तब तक के लिए धन्यवाद।